स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये टॉपिक अगर आप पीसीएस के मेंस का सिलेबस देखेंगे सेकंड पेपर में, तो उसमें लिखा हुआ है संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है। तो इससे संबंधित प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। एक सरसरी निगाह में हम देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है, और जो इससे संबंधित अनुच्छेद हैं वो 124 से लेके 147 तक भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसमें नियुक्तियां कैसे होंगी, उनकी शक्तियां क्या हैं। तो ये आने वाले लेक्चर में आपको सर बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि 2020 में महत्वपूर्ण जो वाद हुए विभिन्न विषयों से संबंधित, उस पे उच्चतम न्यायालय ने अपना डिसीज़न क्या दिया और वो किस तरह से भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है। तो चलते हैं, पहला लेते हैं जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था ये, 10 जनवरी 2020 को आया हुआ है ये। तो आपको याद रखना नहीं ज़रूरी है कि कौन सा वाद था। ये अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य और गुलाम नबी आज़ाद बनाम भारत संघ एवं अन्य से संबंधित था। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 हटाया गया और 5 अगस्त 2019 से एक दिन पहले ही इंटरनेट जैसी सुविधाओं के अधिकार को वहाँ पे रोक दिया गया। उसके लिए बाकायदा सरकारी एडवाइजरी जारी की गई और वो मतलब उसको बहाल करने में काफ़ी देर हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कुछ लोगों को। तो इस प्रावधान के तहत देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद चर्चा में आए जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद आपका है 19(1), जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसको शामिल किया गया इस विवाद में। और अनुच्छेद 19(2) को शामिल किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन, यानी कि वह कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिन पर सरकार आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मतलब बाध्यता लगा सकती है किसी भी प्रकार का। इसका मतलब ये हुआ 19(2) में ये लिखा हुआ है। फिर 19(1) जिसको अंग्रेजी में जी बोलेंगे यहाँ पे, ये भी जान लीजिए, आपको आसानी रहती है इंग्लिश वाला टर्म जानने के लिए। तो आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ है वृत्ति। वृत्ति का मतलब प्रोफेशन होता है कि इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन में जा सकते हैं अपनी आजीविका के लिए, या उपजीविका करने की स्वतंत्रता इस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 19(6) में दिया गया है कि आर्टिकल 19(1)(6) यानी कि जी का निर्बंधन कैसे होगा, यानी कि इसमें दिया गया है कि किन परिस्थितियों में इस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल आपको थोड़ा सा देख लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया गया और इन अनुच्छेदों की उसमें चर्चा की गई, जिसके एग्ज़ाम में पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। और धारा 144 भी इसके अंतर्गत चर्चित रही, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड है, यानी कि 144 के तहत आशंकित खतरों के मामले में तत्काल आदेश जारी करना। तो ये जैसे यूपीएसआई की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और अक्सर वैसे धारा 144 चर्चा में रहती है। तो विवाद क्या था आप समझ गए हैं, उस पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या आया देखिए। तो इन्होंने अपने निर्णय में ये कहा कि लोक हित में, यानी कि लोगों के हित में और राज्य की सुरक्षा में अनुच्छेद 19(1) का, यानी कि ए, और 19(1)(जी) के निर्बंधन सही हैं। यानी कि लोगों के हित में, राज्य की सुरक्षा में, इसके अकॉर्डिंग आप स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, उसको इन्होंने सही करार दिया। लेकिन कह रहे हैं आगे, परंतु लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
परंतु लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनिश्चितकालीन इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप लोगों के हित में और राज्य की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इस पर रोक तो लगा सकते हैं, लेकिन अनिश्चित काल तक नहीं लगा सकते हैं। आपको उसकी बहाली करनी होगी जल्द से जल्द सामान्य स्थिति करने के लिए। तो इस निर्णय का प्रभाव क्या आया कि जम्मू कश्मीर का जो इंटरनेट है वो बहाल हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में कारोबार शुरू हुआ, यानी कि लोग जो भी प्रोफेशन में थे या जो भी अपनी आजीविका के लिए काम करते थे वो शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण निर्णय है। यहाँ आपको देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे, ये तो आपको 19(2), 19(1)(g) और 19(6), यानी कि एक तरह से आप आर्टिकल 19 और उसमें जितने भी सब क्लास हैं उसको ध्यान से देख लेना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें था कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन तथा पेंशन पाने की हकदार होंगी। पुरुष व महिला की समानता, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के उसका इस्तेमाल करते हुए इसका जो डिसीजन आया वो 17 फरवरी को आया। इसमें किन किन लोगों के बीच था विवाद, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाम बबीता पूनिया जी ने इसके लिए वाद दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हुई देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 1992 से महिलाओं को सेना में सीमित कमीशन मिला, किंतु स्थायी कमीशन के लिए 2003 में बबीता पूनिया एडवोकेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में जन याचिका प्रस्तुत की और निर्णय पक्ष में न होने पर अपील की। यानी कि पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में गई हैं, वहाँ से इनके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो ये सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। अब यहाँ देखिए प्रावधान इसमें क्या हुए, यानी कि किन किन चीज़ों पे बहस हुई। तो पहला तो दिया हुआ है धारा 12 जो आर्मी अधिनियम 1950 में है और धारा 21 आर्मी अधिनियम 1950। इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आगे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कौन कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में चर्चा हुई। तो सबसे पहली चर्चा हुई अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता पर बात हुई। फिर हुआ अनुच्छेद 21 पर चर्चा, जिसमें क्या कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है कि जो भी आपके मूल अधिकार हैं, प्रदत्त अधिकार हैं, उनको और उनको लागू करने के लिए जो संसद की शक्ति है, यानी कि संसद विधि द्वारा उन्हें लागू कराएगी। तो इतने अनुच्छेदों की चर्चा इस वाद में हुई है, तो इन अनुच्छेदों को आपको ध्यान से देख लेना होगा। फिर देखिए निर्णय क्या आया यहाँ पे, महिलाओं जो उच्चतम न्यायालय ने इस विषय में निर्णय दिया वो उन्होंने कहा कि महिलाओं को सभी 10 यूनिटों में स्थायी कमीशन एवं पैदा किया गया था। इसका प्रभाव क्या होगा, महिलाएं सेना में स्थायी कमीशन एवं पेंशन की हकदार हो गई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। जैसे महिला सशक्ति पर निबंध लिखने के लिए आता है तो आप इस डिसीज़न को वहाँ पे कोट करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपका उत्तर बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है, हो सकता है नहीं, सॉरी। इसके बाद चलते हैं अगले महत्वपूर्ण निर्णय में, जो कि 13 फरवरी 2020 को दिया गया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का संसद पे इस पे किन किन लोगों के बीच था विवाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन गया, रामबाबू ठाकुर सिंह बनाम सुनील अरोरा एवं अन्य। तो इसमें जो तथ्य हैं पहले देख लेते हैं कि भारत की संसद में निरंतर आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, देख लीजिए आप किस तरह से बढ़ रही है। 2004 में जो आंकड़ा था वो टोटल लोगों में 24% था जिन सदस्यों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी। उसके बाद 2019 का आंकड़ा कहा है कि इनकी संख्या बढ़ के 43% हो गई। सोचिए आप कि आपके संसद में जो माननीय सदस्य लोग हैं उनमें से 43% लोगों की जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक रही है, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है देश की संसद में शामिल हैं और देश के लिए नियम और कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद इसमें प्रावधान क्या हुआ, सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से अनुच्छेद इसमें चर्चा में रहे। आर्टिकल 129 इसमें चर्चा में रहा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 इसमें क्या है, आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। सीधे सीधे ये बात लिखो, ये इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई उसकी अवमानना करता है तो उसको दंड देने की शक्ति होगी, और पूर्व में दिए गए उसके निर्णय आगे आने वाले विवादों के लिए एक मतलब उदाहरण होंगे, उनसे पुराने वाले डिसीजन से नया वाला जो विवाद होगा उन डिसीजनों पे उसका प्रभाव पड़ेगा और उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, अभिलेख न्यायालय का ये मतलब हुआ। और अनुच्छेद 142 ये भी चर्चा में आया। इसमें 142 में क्या दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन करेगा अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए। तो आर्टिकल 129 और 142 आप ध्यान से देख लेंगे, ये चर्चा में है। फिर इस पे डिसीजन क्या आया कि लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार की विस्तृत सूचना जारी करें जिसमें अपराध एवं अपराध का स्तर बताया गया हो। यानी कि यहाँ पे आदेश है एक प्रकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो इसे नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सभी पार्टियों से कहा कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जो भी उम्मीदवार हैं उसको आप अपनी वेबसाइट पर उनकी सूचना जारी करें और उनका क्या अपराध है और अपराध का स्तर भी बताएं। और एक सुझाव ये भी दिया कि आपको आपराधिक लोगों को उम्मीदवार ना बनाएं, मतलब पार्टियों को ये भी उन्होंने कहा कि आपराधिक लोगों को उम्मीदवार ना बनाएं। और यह सूचना समाचार पत्र में भी हो, यानी कि समाचार पत्र में भी आप बताएं कि आपके उम्मीदवारों का अपराध क्या है और उसका स्तर क्या है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव अगर इसको जो है सभी पार्टियां लेती हैं सीरियसली तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपराधिक व्यक्ति विधायिका में प्रवेश नहीं करेंगे और अच्छी छवि के लोग जो है संसद में पहुंचेंगे और राज्य के विधानमंडल में पहुंचेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए चुनाव सुधार के बारे में प्रश्न आ गया या निबंध आ गया, तो आप इस डिसीज़न को वहाँ पर लिख सकते हैं जिससे आपका उत्तर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक और आया है डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का 19 फरवरी को, भरण पोषण के समझौते के आधार पर तो दिया गया आदेश परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण या पुरुष महिला की समानता की संकल्पना से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे तथ्य क्या है कि भरण पोषण का आदेश पत्नी एवं पति के समझौते का आधार पर दिया गया है। इस निर्णय पर हस्ताक्षर हो गए, यानी कि उनके बीच समझौता क्या है उस पे भरण पोषण का आदेश आएगा। इसमें देख लेते हैं प्रावधान क्या है। धारा 125 है दंड प्रक्रिया संहिता की और धारा 362 है दंड प्रक्रिया संहिता की। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा। सीधे सीधे यदि पुरुष और महिला से समानता जैसी बातें या महिला सशक्तिकरण की बातें आती हैं तो आप इस निर्णय को जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें निर्णय क्या दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि पति पत्नी के मध्य भरण पोषण को जो समझौते हुए हैं उसके आधार पर इसका आदेश धारा 125 के अंतर्गत दिया हुआ है, किंतु 362 के तहत प्रक्रिया संहिता के तहत समझौते के लिए नहीं है। अतः समझौते के आधार पर दिया गया निर्णय पुनरावलोकन करके निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, यद्यपि उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, यानी कि ये निर्णय बदले जा सकते हैं। ये आपसी समझौते के तहत दिए गए हैं। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता के समझौते के आधार पर दिए गए निर्णय लागू नहीं होगी। और चलते हैं नेक्स्ट, जो अभी 19/6/2020 को आया हुआ है कि लॉकडाउन की घोषणा आपातकाल नहीं है। यस काशी बनाम राज्य के बीच ये विवाद हुआ था। और चलते हैं इसमें कि इसमें तथ्य क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
167(2) में नियत अवधि के भीतर 60 दिन एवं 90 दिन आरोप पत्र पुलिस को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, परंतु कोविड-19 की लॉकडाउन की घोषणा के रहते पुलिस ने आरोप पत्र इस अवधि में नहीं किया, तो वहाँ से क्या हुआ, ये विवाद जन्म लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या प्रावधान है इसके लिए। तो प्रावधान आप 167(2) इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यूपीएसआई के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको आर्टिकल 21 देखना है। 21 में क्या लिखा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि लॉकडाउन के कारण यदि पुलिस इंस्पेक्टर को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता, ठीक है, पहली बात, यानी कि लॉकडाउन है तो उसको कोई लाभ नहीं लिया जाएगा, यानी कि उसको आरोप पत्र तय अवधि में ही जारी करना होगा। ठीक है, और वो नहीं कर पाता है ऐसा, तो अभियुक्त को चूक जमानत का अधिकार है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि लॉकडाउन में कोई कार्य प्रभावित नहीं होगा, लॉकडाउन आपातकाल नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कार्य प्रभावित नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन कोई आपातकाल नहीं होता है, ये डिसीजन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट विवाद पर। ये आया है 19 फरवरी 2020 को। इसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में विवाद था। किसके बीच था, धीरज मोर बनाम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो आर्टिकल 332 यानी कि 233(2) अनुच्छेद आता है। इसमें क्या लिखा गया है, यदि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233(2) को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उपबंध, यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, इन सब चीज़ों की इसमें चर्चा की गई है। तो आपको यहाँ से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पे आया है डिसीजन, तो ये थोड़ा सा परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसको देख लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।